वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं ताबिंदा नईम और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। यह हफ्ता पाकिस्तान और अमेरिका के लिए कई हवालों से बेहद अहम रहा। इस पर हम आगे अपने शो में बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस हफ्ते वाशिंगटन में कौन सी ऐसी अहम डेवलपमेंट हुई जो पाकिस्तान के लिए अहम थी। इस हफ्ते वाशिंगटन ने पहली मर्तबा ड्रोन हमलों के नुकसानात का हकीकी इंसानी चेहरा देखा, जब शुमाली वजीरिस्तान के एक गांव में ड्रोन हमले में हलाक होने वाली 68 साला मामना बीबी के खानदान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस के सामने ड्रोन हमलों के खिलाफ अपना मुकदमा पेश किया। क्योंकि मैं या मेरी दादी कोई दहशतगर्द न थे। Neither my grandmother nor I were militants. जब ड्रोन ने पहला मिसाइल फेंका तो पूरी जमीन हिल गई। When the drone fired the first time, the whole ground shook and black smoke rose up. हमने वो रात इंतहाई तकलीफ और दर्द से गुजारी। अगली सुबह मेरा ऑपरेशन किया गया और हमने इस तरह ईद गुजारी। We spent the night in great agony at the hospital, and the next morning I was operated on. That is how we spent our Eid. अपने जानवर की इस तरह हलाक नहीं करते जिस तरह अमेरिकी हुकूमत हमें ड्रोन से मार रही है। वो दारा इस कत्लेआम को बंद करे और हमें हमारे साथ हुए जुल्म का इंसाफ दिलवाए। रफ़ीकुर रहमान ने बताया कि उनके इलाके में बच्चे ड्रोन हमलों के खौफ से स्कूल नहीं जा सकते। तालीम क्योंकि बच्चों का बुनियादी हक है, मगर वो उनसे महरूम है ये ड्रोन की वजह से। खेल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वैसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे गवर्नमेंट के साथ जो भी मुज़ाकरात होने वाले हैं उनके साथ ताउन करके ताकि हमारे बच्चों के लिए अमन पैदा हो जाए। रफ़ीकुर रहमान को कानूनी इमदाद देने वाली बरतानवी तंजीम रिप्रीव की नुमाइंदा जेनिफर गिब्सन ने कहा कि रफ़ीक और उनके अहले खाना ने अपना मुकदमा पेश कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ से एहतसाब का अमल शुरू होगा। My hope is that it leads to more transparency and accountability. Rafiq and his family deserve answers. जबकि अमरीकी रुकने कांग्रेस एलन ग्रेसन ने ये कहकर सभी को हैरत में डाल दिया कि पाकिस्तान चाहे तो ड्रोन हमले कल बंद हो सकते हैं। Certainly the drones have killed thousands of people. That much is true. Many of them have been innocent people, but I think Pakistan needs to assert its sovereignty over its own territory and its own people. The Pakistan Air Force is very powerful. The Pakistan Air Force clearly has the capability of controlling its own airspace. With all due respect to an ally, it is well within Pakistan's capability to end those attacks tomorrow. अमरीकी रुकने कांग्रेस कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान चाहे तो ड्रोन हमले कल बंद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने इलाके और अपनी आवाम पर अपनी हकमियत खुद कायम करनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पास अपनी फ़िज़ाई हदूद को कंट्रोल करने की ताकत मौजूद है और ये कि इराक़ से अमरीकी अफ़वाज तब वापस गई थी जब इराक़ी हुकूमत ने मुतालबा किया था कि अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अब इराक़ी सरज़मीन पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कल ये ऐलान किया कि तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी ये ऐलान किया कि अगर मुज़ाकरात के दौरान कोई ड्रोन हमला हुआ तो नेटो सप्लाई रोक दी जाएगी। लेकिन कल और आज फिर मीरान शाह में 2 ड्रोन हमले हुए हैं। कल के हमले में हलाकतों की तादाद 3 से 5 बताई गई है और आज के हमले में एक हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाने की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला का ये बयान मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर सामने आ रहा है कि ड्रोन हमले मुज़ाकरात को नाकाम करने की साजिश हैं। ये वो पस मंज़र है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की पश्तो सर्विस डीवा के चीफ नफीस टक्कर साहब। डॉक्टर खादिम हुसैन हैं पेशावर से हमारे साथ। इनकी किताब मिलिटेंट डिस्कोर्स इसी साल शाये हुई है। पेशावर ही से हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शिराज पराचा साहब। और लाहौर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं फ़ारूक हसनाद साहब जो वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे हैं और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से हम इनसे वक्तन फ़वक्तन तज्ज़िया लेते रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर खादिम हुसैन आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि सारी सूरत हाल को किस तरफ आप जाता देख रहे हैं। आज ड्रोन हमले में जिस हलाकत की तकरीबन तस्दीक हो चुकी है वो हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत है, गो कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। आप बताइए कि सूरत हाल अब आगे किस तरह देख रहे हैं आप, क्या सूरत हाल डेवलप होती नज़र आ रही है आपको? फ़ारूक हसनाद साहब, चलिए आपसे आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर खादिम हुसैन अभी हमारे साथ शामिल नहीं हुए। ये बताइए कि आज के ड्रोन हमले में हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो तालिबान से मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल आप कैसा देख रहे हैं?
نا اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم طالبان کہتے ہیں تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک گروپ ہے, ایک اس کا لیڈر ہے اور جو وہ لیڈر کہتا ہے وہ سارے اس کی بات مانتے ہیں. ایکچولی یہ طالبان تو ایک جنرک نیم بن گیا ہو چکا ہے اور یہ ایک امبریلا ہے جو کہ کافی وہاں پہ گروپ آپریٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں, ان سب کو ہی طالبان کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ہم نے شروع کر دی اور جو عمران خان بھی انسسٹ کر رہے تھے شروع میں کہ ہم بات چیت کریں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گروپ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ آئین کے اندر رہتے ہوئے, وہ اور جو نہیں بات کرنا چاہتے, پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں, آئین کو بھی نہیں مانتے, یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کو بھی نہیں مانتے, تو وہ وہاں پہ ایک فرق آ جائے گا, وہ علیحدہ ہو جائیں گے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ آئسولیشن, میرے خیال میں جو عمران خان شروع میں کہہ رہے تھے ان کا یہی مقصد تھا کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے, میرے خیال میں جو اچھی اسٹریٹجی ہے. تو جب آپ آئسولیٹ کر لیتے ہیں ان کو جو آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں ٹیررزم پہ اور قتل و غارت میں, تو پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ایکشن لیا جائے. اب تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں فاٹا کے علاقے میں یا وزیرستان میں, نو وزیرستان میں, ان کے خلاف اس طرح بلینکٹ ملٹری ایکشن نہیں لیا جا سکتا. بہرحال وہ پاکستانی ہیں, وہاں پہ عورتیں بچے بھی ہیں, وہاں سویلینز بھی ہیں, وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو طالبان اگر ہم کلاسیکل سینس میں دیکھیں تو نہیں ہیں, وہ ناراض قبائل بھی ہیں, یعنی ایک بہت ہی مکسچر سا وہ بنا ہوا ہے. تو اس وقت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے کوئی بھی مارا جائے, آپ نے ڈرون کا وہ حوالہ دیا, گروپ ہیں وہاں, بہت سے گروپ ہیں, تو ان کو علیحدہ کر کے اور پھر اسٹریٹجی بنا کر ملٹری ایکشن اگر لینا ہے تو وہ لیا جائے. جہاں تک ڈرونز کا تعلق ہے, جی ہمارا یہاں پہ پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے, اب تو بالکل بہت سے شواہد مل چکے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی مرضی اس میں شامل رہی ہے اور شاید آج کل بھی ہو. تو اور امریکہ بھی ڈرون اس وقت تک استعمال کرتا رہے گا جب تک ان کو ہائی پروفائل ٹارگیٹس ملتے رہیں گے. اب ہو سکتا ہے اس میں وہ کمی لے آئیں عام طور پہ, لیکن اگر ہائی پروفائل ان کو ٹارگیٹ مل گیا تو وہ ضرور ڈرون کو وہاں استعمال کریں گے. اچھا شراز پراچا صاحب, میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کل عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر طالبان سے مذاکرات کے دوران ڈرون حملہ ہوا تو نیٹو سپلائی بند کر دی جائے گی. کل اور آج کے درمیان پاکستان میں 2 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. اب خیبر پختونخوا کی حکومت کا اگلا قدم آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ آپ کی پارٹی قیادت نے کیا اپنی اگلی حکمت عملی کے بارے میں کوئی مشاورت کی ہے کسی سے؟ بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں شامل کرنے کا. آپ کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے اور کل ہوپ فلی اس کے بارے میں ایک پبلک سٹیٹمنٹ شاید سامنے آ جائے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا, یہ کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا رسپانس ہوگا. اس وقت میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کی کور کمیٹی جو کرے گی. اچھا نفیس ٹکر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صدر باراک اوباما جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا پاکستانی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران کہ یہ ایک بڑی مشکل سی صورتحال ہے اور دونوں ملک جو ہیں وہ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کی حاکمیت کا احترام کریں. پھر ڈرون حملوں میں جو تیزی آئی ہے, کیا اس سے کیا ثابت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب یہاں آئے تھے تو یو ایس گورنمنٹ یا پریزیڈنٹ باراک اوباما کی طرف سے کوئی شیورٹی ان کو نہیں دیا گیا تھا کہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے, بلکہ وائٹ ہاؤس نے اس ترجمان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ پاکستان کے سلامتی کے لیے ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ڈرون حملے صرف اتنا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے, جو ٹیمپو ہے, وہ ظاہر ہے کم ہوتی جائے گی, لیکن مکمل طور پر ختم اس لیے نہیں کیا جا سکتے کہ 2014 آ رہا ہے, اس کے بعد وہاں پہ اتنے زیادہ فٹ سولجرز نہیں ہوں گے, امریکہ یا نیٹو ممبرز اور جو ہے ان کے اتنے فٹ سولجرز نہیں ہوں گے. ابھی تک جو ایک رائے قائم ہوئی ہے اور جو سب لوگ یہی کہتے ہیں, نیٹو, یو ایس, پورے جو ویسٹرن کیپٹلز ہے ان سب میں, خود افغانستان بھی یہی کہہ رہے کہ جو ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹرز ہیں افغانستان کے اندر یا جو لوگ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ان کے جو بیسز ہے وہ پاکستان میں ہیں. تو جب تک یہ بیسز ہیں تو
उस वक्त तक मेरे ख़्याल में अमेरिका के साथ और ख़ुद अफ़गानिस्तान के साथ भी शायद यही स्ट्रेटजी है कि वहाँ पे ड्रोन हमले होते जाए। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह कोई एक्शन लिया जाए कि या तो इनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, वहाँ पे जो तालिबान है या तालिबान के जो और साथी है दूसरे मुल्कों से जो वहाँ पे आए हैं, या फिर इनको ख़त्म किया जाए, तब ही ख़त्म हो सकते हैं ड्रोन हमले। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में रियलिस्टिकली स्पीकिंग फ़िलहाल ये एक वाहिद वेपन है जो अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए शायद अमेरिका इसको प्रेफर कर रहा है कि इसको कंटिन्यू कर ले। अच्छा, मैं फ़ारूक हसनात साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ऐसी इत्तलात भी थी कि तालिबान के मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं था। आपने भी अपने पहले जवाब में ये बात की। ये बताइए कि अगर अब इस सूरत हाल जो अब डेवलप हुई है आज के ड्रोन हमले के बाद, क्या अब भी मुज़ाकरात की सूरत कोई निकल सकती है? क्या आपके ख़्याल में जो मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं वो बैक फुट पे हैं अब, और क्या पाकिस्तानी हुकूमत बेहतर पोजीशन में है कि अब कोई किसी तरह से बात की जा सके उनसे, कोई नतीजा खेज़ सूरत हाल पैदा होगी इससे? बिल्कुल जी, बातचीत जब करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पर पहले तो हम अलहदा कर दें जो तालिबान हैं और जो दूसरे कबाइल वहाँ पे हैं जो तालिबान नहीं है और किसी भी तरीके से वो नहीं है, तो पहले तो उनको अलहदा करना है। उसके बाद जो तालिबान अपने आप को कहलाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं या उनका नाम हम लेते हैं तालिबान, उनमें से भी बिल्कुल यकीनन ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के वो कभी भी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ हैं। यहाँ पे देखिए मुसीबत ये खड़ी हो जाती है कि कुछ ग्रुप जो पाकिस्तान, जैसा हक्कानी ग्रुप का चलिए हम नाम लेते हैं, मुल्ला नज़ीर हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान की फौज की मदद की थी जब बैतुल्लाह मसूद के खिलाफ मिलिट्री एक्शन हुआ था साउथ वजीरिस्तान में। और मेरा ख्याल नहीं है कि बगैर इनकी मदद के पाकिस्तान की फौज ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकती थी, लेकिन वो अमेरिका की वहाँ पे जो मौजूदगी है अफगानिस्तान में उसके खिलाफ है और वहाँ पे हमले होते रहते हैं। तो अब बात यह कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लें, तो वो तो पाकिस्तान नहीं ले सकता, वो तो उनके एलाइज हैं। अलबत्ता ये जरूर हमें उम्मीद हो सकती है कि जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, जो ज्यादा देर अब नहीं है, तो पाकिस्तान इनको समझा सकता है कि आप उस वक्त तक अपने हमले अफगानिस्तान में ना करें जब तक अमेरिकी वहां से, चूंकि उन्होंने कह जो दिया अमेरिका ने हम जा रहे हैं वहां से, तो फिर आप उनके हमले करने का क्या आपका जवाब बनता है? अगर तो पाकिस्तान ये कन्विंस कर ले, फिर मेरा ख्याल है कि सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं फिर भी 2-3 ऐसे ग्रुप जरूर होंगे, और अगर खास तौर पर जिनका अलकायदा के साथ ज्यादा गहरा ताल्लुक है। ये अलकायदा वाले तो उनको वो ना उस इलाके के हैं ना वो वहाँ के रहने वाले हैं, वो तो बाहर से आए हुए हैं, मर्सनरीज हैं या क्या हैं, क्रिमिनल्स हैं, हमें तो अब इतनी डिटेल्स में नहीं पता। तो वो तो नहीं, उनके साथ तो खिलाफ तो मिलिट्री एक्शन लेना ही होगा पाकिस्तान को, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको आइसोलेट करना होगा, इसलिए ब्लैंकेट आप मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते। दे आर पाकिस्तानी सिटीजन, उनमें खवातीन भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो नाराज हैं, जिनसे बात आप चीत करेंगे और वो पाकिस्तान के साथ आएंगे। हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रहे हैं कबाइल जो है, शुरू से 47 से लेकर 2002 तक ये पाकिस्तान के साथ ही थे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा दुश्मन है हमारे या पाकिस्तान के कि उनको बस कुचल दिया जाए और बर्बाद कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें वो करना पड़ेगा, अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी और एक खास स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो सामने रखकर वहाँ पे एक्शन लिया जाए। अच्छा, शिराज बराचा साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कुछ सालों में दहशत गर्दी के कई वाक़यात हुए हैं और कई इंसानी जानें जा चुकी हैं। ये जानें ड्रोन हमलों में होने वाले जो सिविलियन नुकसानात हैं उनके अलावा हैं। इसके बारे में पिछले एक हफ्ते से बहुत बात की जा रही है। आज के ड्रोन हमले के बाद आपके ख्याल में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में कितना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, और क्या अब जो परवेज़ खटक साहब की हुकूमत है, अमन व अमान के लिए क्या कोई गैर मामूली इक़दामात उठाए जाएंगे? देखिए जी, हम तो पहले से गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हैं।
हमारे सूबे में अमन व अमान जो है वो उसकी हालत दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले कई सालों से, जैसे कि आपने फरमाया, वो जारी हैं और उनके नताइज अब इस सूबे और उसके अवाम भुगत रहे हैं। आपने तो अभी गुज़िश्ता हफ्तों में यहाँ बहुत संगीन वाक़यात हुए, बहुत ज़्यादा खून बहा, तशद्दुद बहा हुआ। तो हमारी तो पॉलिसी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि हम कहते हैं कि वायलेंस को रोकना बहुत ज़रूरी है, तशद्दुद को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इंडिजिनस सोल्यूशन होने चाहिए मसाइल के। और हम ये समझते हैं कि जितना हमारा इंटरेस्ट है इस सूबे की तमाम सियासी पार्टियों का, इस सूबे के तमाम लोगों का, पाकिस्तान के तमाम लोगों का क़याम अमन में, उससे ज़्यादा कोई, क्योंकि हम उसका बराह रास्त उस तबाही का, उस आग का, उस मसले का, दहशत गर्दी का हम शिकार हैं। तो हम तो अमन कायम करने के लिए यही वजह थी कि परवेज़ खटक साहब और उनकी हुकूमत में आने से पहले भी ये कह रहे थे कि आपको निगोशिएट करना है, आपको बातचीत करनी है, आप सिर्फ वायलेंस और जंग या ताकत का इस्तेमाल जो है वो इस गंभीर मसले को हल नहीं कर सकता। यहाँ की अपनी ट्रेडिशंस हैं, यहाँ की अपनी सकाफत है, इसकी अपना एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि यहाँ के लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो यकीनन जो वाक़यात हुए हैं पिछले 1-1.5 माह में, उनके बाद सिक्योरिटी की को बीफ अप किया गया है, सिक्योरिटी का पूरा रिव्यू किया गया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हैं वो अपनी उसमें चेंजेस ला रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो कहते हैं कि तमाम लोगों के साथ मिलकर, यही वजह है कि हालांकि देखिए वफाक में एक मुख्तलिफ सियासी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सूबे में अमन के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनके साथ ताउन का हाथ बढ़ाया और उनको कहा कि आप जो हैं पहल करें, हम आपके साथ हैं। हम भी समझते हैं कि उस सतह पे शायद कोई ताख़ीर हुई, हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कुछ डिले किया जिसकी वजह से ये सारे हादसात यहाँ पर हो रहे हैं इस सूबे में। तो लेकिन अब हम समझते हैं कि अब भी अमन को एक चांस देने की ज़रूरत है, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल सारे लोग हैं, उनके साथ उनको शामिल किया जाना चाहिए। और जैसे कि हसन साहब बहुत ठीक, उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो अमन नहीं चाहेंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। बिल्कुल। अच्छा, नफीस टक्कर साहब, अभी जो हमने अभी बात की थी कि नेटो सप्लाईज़ बंद करने की बात कल की गई, और इससे पहले भी नेटो सप्लाईज़ बंद हुई थी एक मरतबा। ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या कोई भी सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो नेटो सप्लाईज़ बंद कर सके, और अगर इससे होता है, दबाव पड़ता है, तो वो दबाव किस पर पड़ेगा? पाकिस्तान पर, अमेरिका पर, या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर? मेरे ख्याल में फराचा साहब को पता होगा कि इनके इस बयान की वजह से उनके पार्टी के लीडरशिप पे काफ़ी वो क्रिटिसिज्म देखने में आया है, और यही वजह है कि असल में लोग यही कह रहे थे कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है या जो मेजर डिसीशंस है, इट्स बिटवीन इस्लामाबाद एंड अदर कैपिटल्स इंक्लूडिंग वाशिंगटन DC। तो कानूनन तो मेरे ख्याल में नहीं कर सकते हैं, और एहतजाजन तो कर सकते हैं, अगर चाहें तो सड़कों को बंद कर सकते हैं। वो तो PTI की हुकूमत हो या न हो, कोई भी सड़क पे आके 10-12 हज़ार, 3 हज़ार, 2 हज़ार लोग अटक के पुल पे ला के वो बंद कर सकते हैं। बज़ाहिर तो इस तरह हो सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मुश्किल है इनके लिए। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक ने भी लास्ट टाइम जो इन्होंने नेटो सप्लाई कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान ने बंद करवाई थी खुद हुकूमत ने, हुकूमती सतह पर, तो स्टेट बैंक ने भी ये कहा था कि उन दिनों पाकिस्तान की रुपी जो है उसकी वैल्यू काफ़ी गिर गई थी डॉलर के मुकाबले में। तो प्रेशर तो इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों पे होगा। इस तरह के अगर PTI अपने इस थ्रेट को अगर अमली करवाना चाहते हैं तो देयर विल बी ए प्रेशर इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों पे। लेकिन मसला यह है कि क्या ये मसला हल हो जाएगा? जवाब इसका है नहीं। मेरा नहीं है ख्याल कि इतने 7-8 महीने भी ये ड्रोन हम सारी वो सड़क भी बंद थे, सप्लाई भी नहीं हो रही थी, चमन से भी नहीं हो रही थी, इधर से भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के जो ड्रोन कैंपेन था वो उस दौरान भी था। और जो टेररिस्ट थे, सस्पेक्ट टेररिस्ट, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मशकूक जो दहशतगर्द थे वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ हमले हो रहे थे। तो
मैं यही कहूँगा कि कोई सूबाई हुकूमत अगर फ़ॉरेन पॉलिसी पे इस तरह वो गालिब हो जाते तो मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद को या इस्लामाबाद में जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप हैं उनको शायद कबूल नहीं होगा। फ़ारूक हसनात साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी। जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, आप वाशिंगटन में भी रहे हैं, आपके ख़्याल में इस सारी सूरत हाल को वाशिंगटन में किस तरह देखा जा रहा होगा इस वक्त? मेरे ख्याल में वाशिंगटन में ये देखा जा रहा होगा कि पाकिस्तान उन फरीकों के साथ भी बात करे जो अफगानिस्तान में अमेरिका का इनखला है उस पर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं आगे चलकर, और उनको भी रोके और उनसे बात करे और उनको कन्विंस करे कि हुकूमत साजी का जो अमल होगा आइंदा जब अमेरिका वहां से जाएगा तो उसमें भी वो अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन करने के या अभी एक कन्फ्रंटेशन करने के वो ज्यादा इस तरफ तवज्जो दें कि हुकूमत साजी में वो हिस्सेदार बने। तो उससे ये होगा कि अमेरिका का जो इनखला है वहाँ से वो आसान हो जाएगा और वो बहुत बड़ा इनखला होगा, बहुत उसमें हजारों फौजी हैं जो आएंगे, उनका सामान आएगा जो बहुत ज्यादा है, बड़ा कीमती भी है। तो इसलिए बिल्कुल वाशिंगटन ये चाहेगा कि पाकिस्तान उन फरीकों से भी बात करे। उनको शायद इतनी फिक्र नहीं होगी जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तानियों को मारते हैं, उनको ज्यादा फिक्र होगी कि जो अमेरिका की फौजें और नेटो की फोर्सेस के खिलाफ जो ग्रुप मसरूफ हैं उनको पाकिस्तान काबू में लाए। और ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। शिराज पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए, और नफीस टक्कर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब अगला मरहला क्या होगा ये अब हम सब देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक पाकिस्तानी तालिब इल्म से और ये बताएंगे कि वो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सकती, खबर जो आपके माहौल को बदल देगी, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली, वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा दे दे तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम। श्योर? जाओ। आपको शो में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। पाक अमरीका ताल्लुकात के कई अहम पहलू हैं, जिसका एक रोशन पहलू भी है और वो है दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाले वो तालीमी प्रोग्राम जिनसे कई पाकिस्तानी तालिब इल्म अमरीका में तालीम हासिल करके पाकिस्तान जा रहे हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक पाकिस्तानी तालिब इल्म आसिफ मेमन से। आइए उनसे मिलते हैं। हमारे यहाँ जो मसला है वो उन लोगों का है जो कि दरमियानी तबके से या निजी तबके से ताल्लुक़ है, उनके बच्चों का। अगर मैं जाके किसी स्कूल में पढ़ाऊँ और मैं बच्चे को बोलूँ कि ये जो पहली जमात की किताब है उसको तुम रखो साइड में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ साइंस में क्या है, तो वालिदैन आ जाएंगे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की खराबियाँ हों या उनका हल तलाश करने की ख्वाहिश, आसिफ मेमन हर चीज़ के बारे में वाज़ेह सोच रखते हैं। ज़्यादा स्कूल बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने से इस मामले में मेरी नज़र में कम से कम। इस राय से काफ़ी दूसरे लोग इख्तलाफ करते होंगे आई एम श्योर, मगर मेरी नज़र में हमारी सकाफ़त में एक बात है, तालीम की तरफ एक रुझान है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आसिफ मेमन का ताल्लुक़ है कराची से। बहरिया यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मास्टर्स करने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ अरसे तक मुलाजमत करते रहे।
इस दौरान इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट से एमफिल फाइनेंस किया और पहुंचे स्कॉलरशिप पर इंग्लिस्तान। पाकिस्तान वापस जाकर ZA भुट्टो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहे और फिर एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लेकर पहुंचे वाशिंगटन DC की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। मेरा दिसंबर 2006 में इंटरव्यू हुआ था। जनवरी तक पता चल गया था कि सिलेक्शन हो गया है फुल ब्राइट के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी आने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या रहे और किस तरह वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से? जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, इंटर कर रहा था, तो उस ज़माने में ये होता था कि आप नोट्स जाके फ़ोटोकॉपी करते थे और वो नोट्स फ़ोटोकॉपी करके फिर आप इम्तिहान से पहले उनको अच्छी तरह याद करते थे, मगर सिर्फ ये नहीं समझते थे कि उन नोट्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बात क्या है। आप उसको याद करते थे बजाय खुद, और फिर उस जो याद किया उसको जाके इम्तिहान में लिख कर आते थे। तो यहाँ पे वो तरीका नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे भी ऊपर नीचे होते रहे हैं आज तक, उसमें जो एजुकेशन का सेक्टर है, इसमें आप कैसे देखते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं या उन्होंने किया है, हमें उसकी ज़रूरत थी, वाकई में है आइंदा आने वाले सालों के अंदर, और है तो कितनी है और इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? रिसर्च में या एनालिसिस में डेटा को देख के, रिसर्च करके सही तरीके से मालूमात करने की काबिलियत रखना वो ज़रूरी है हमारे लिए। और हमारे पास कम लोग हैं जो कि सही तरीके से डेटा कलेक्ट करना, मालूमात हासिल करना, उसको किस तरीके से एनालाइज़ करना, उसको किस तरीके से रिसर्च करना और फिर उसके बेस पे किस तरीके से पॉलिसी को इन्फॉर्म करना, ये चीज़ें मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत है लोगों की। और इस हिसाब से मेरी नज़र में इस इमदाद का फ़ायदा हुआ है। हमारे ऐसे रिसर्चर्स वापस गए हैं पाकिस्तान जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और फिर वो सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे, वो अगली जो पीढ़ी है रिसर्चर्स की पैदा करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग जो वहाँ से यहाँ पढ़ने आते हैं, उनमें से कितने लोग वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं? कई वो लोग जो कि अमेरिका में सेटल हो गए, इंग्लिस्तान में सेटल हो गए, कनाडा में सेटल हो गए, वहाँ पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की या एप्पल में जॉब की या किसी दूसरी कंपनी में जॉब की, अपने बिजनेसेस सेटअप किए। वही लोग हैं जो कि फिर 90 में और इस सदी में वापस हिंदुस्तान गए या वापस अब पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे क्योंकि उन्होंने 20 साल में इतना एक्सपीरियंस गेन किया और इतना लर्न किया, इतना सीखा कि वो उन्होंने फिर तो वो मेरी नज़र में इतना बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं और आपको क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से? इस वक्त कम से कम मेरी अच्छी उम्मीद है। हो सकता है कल फिर कुछ हो जाए खबरों में, कोई बात। जिस चीज़ से मुझे डर है पाकिस्तान के बारे में, वो एक मसला है मेरी नज़र में, वो इंतहा पसंद है। उस चीज़ से मुझे डर है क्योंकि वो लोगों के हुकूक और लोगों की आज़ादी पे एक ठेस है, एक हमला है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से आसिफ मेमन की राय के बारे में आप क्या कहते हैं? अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपनी राय हमसे हमारी वेबसाइट urduvoa.com और इंडिपेंडेंस एवेन्यू के फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।